फंस अनलिमिटेड पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं सुपर कमांडो ध्रुव का आदमखोरों का स्वर्ग राज का मिक्स में मुख्य पेज आदमखोरों से घिरा हुआ सुपर कमांडो ध्रुव। आइए स्टार्ट करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग इस कॉमिक्स को। सुपर कमांडो ध्रुव और आदमखोरों का स्वर्ग। सन 1944 का दहकता हुआ साल, द्वितीय विश्व युद्ध जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, अरब सागर में एक छोटे से द्वीप के घने दुर्गम जंगलों के बीचों बीच बनी एक आधुनिक प्रयोगशाला, जिसमें एक अनोखा प्रयोग अपनी समाप्ति पर था। सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा सामने आने वाला था। बाएं हाथ की कलाई पर दाएं हाथ ने एक पट्टा बांधा और एक बटन दबा दिया और पूरी प्रयोगशाला में लगी सभी मशीनें सक्रिय हो गईं। सूर्य की किरणें एक खास स्थान पर केंद्रित हुईं और प्रयोग सफल हो गया। मैं सफल हो गया और वो आदमी बन गया था एक शेर मानव। अब महामहिम हिटलर को दुनिया का शहंशाह बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने प्रयोग में पिछले 8 सालों से इतना मशगूल रहा हूं कि मुझे दुनिया की कोई खबर ही नहीं। आज मैं सालों बाद रेडियो पर समाचार सुनने जा रहा हूं। क्लिक, और क्लिक की आवाज के साथ उसने रेडियो स्टार्ट कर दिया। रेडियो में से आवाज आती है, खर्र पट किर्र पिप पिप पिप। समाचार है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने आत्महत्या कर ली है। जर्मन नाजी सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने भी इस समाचार की पुष्टि की है। ताजा खबर यह है कि हो, ये सुनते ही उस मानव को गुस्सा सा आ गया और तोड़ डाला उसने उस रेडियो को तड़ाक। हिटलर महामहिम ने आत्महत्या कर ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो, इस बियाबान उजाबार द्वीप पर मेरी सालों की मेहनत खाक में मिल गई। अब मेरा ये आविष्कार किस काम का? महामहिम हिटलर ने मुझ जैसे नाचीज जर्मन वैज्ञानिक पर भरोसा किया और मैंने सफलता पाने में देर कर दी। और यह कहते हुए उसने तोड़फोड़ मचाने के साथ ही चाकू उठा लिया। बहुत देर कर दी। अब मेरी जिंदगी का भी कोई काम नहीं। अब मैं भी वही राह चुनूंगा जो महामहिम हिटलर ने चुनी है। और उसने उठा के उस खंजर को अपने पेट में दे मारा। खच आक। चाकू का लंबा, नुकीला और घातक फल पेट में दूर तक घुसता चला गया। बाकी बची एक लाश, एक अनाम जर्मन वैज्ञानिक की, जिसके आविष्कार में दुनिया को हिला सकने की ताकत थी। समय बीता, वह द्वीप अब लक्षद्वीप बन गया था, भारत का एक अभिन्न अंग। और वह प्रयोगशाला घने और बीहड़ जंगलों का एक अभिन्न अंग बनकर रह गई। पेड़ों और लताओं से घिरी, दुनिया की नजरों से ओझल, और उसके साथ ही दफन हो गया उस अनाम वैज्ञानिक का आश्चर्यजनक रहस्य, परंतु हमेशा के लिए नहीं। समय रात के 12, स्थान रीगल सिनेमा, फिल्म किंग कॉन्ग, जिसका आखिरी शो अभी अभी खत्म हुआ है। और लोग बाग बाहर निकल रहे हैं सिनेमा हॉल से। हाउसफुल शो की भीड़ धीरे धीरे धुंध में गायब होनी शुरू हो गई। उधर एक जोड़ा, सच मदन, मुझे तो फिल्म देखकर एक दहशत सी हो गई। अभी किंग कौन देख के आए, बोलो। पागल हो गई हो तुम, ऐसा असलियत में कभी हो ही नहीं सकता।
60 फुट का गोरिल्ला। खैर, धुंध भी गिर रही है और तुम्हें डर भी लग रहा है। चलो मैं तुमको हॉस्टल तक छोड़ आता हूं। अरे आधे घंटे के पैदल का ही तो रास्ता है ना। और आधे घंटे बाद जब मदन शीला को हॉस्टल छोड़कर लौटा, बाय मदन। बाय शीला। धुंध और गहरी हो गई थी। अगर इस वक्त मुझको किंग कॉन्ग जैसा कोई अजीब प्राणी मिल जाए तो। यह सोचता वो जा रहा था, तभी गहरी धुंध को भेदती एक आवाज मदन के कानों से टकराई। मुझसे काम चलेगा। हैं? कौन? और उस आवाज के मालिक की एक ही झलक मदन का खून जमा देने के लिए काफी थी। उसके सामने जो कुछ भी खड़ा था उसको शब्दों में बयान करना असंभव था। किसी का खून पिए मुद्दत हो गई, इसलिए मुझको गढ़ का कानून तोड़कर यहां आना पड़ा। और उधर तो एक भेड़े की शक्ल वाला एक शक्तिशाली इंसान खड़ा था। आगे मदन नहीं सुन सका। अजीब प्राणी से मिलने का उसका सारा जोश ठंडा हो चुका था। लगा दी दौड़ उसने, लेकिन धुंध के कारण वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। और केले का छिलका सामने था और वो फिसल गया था। क्या? न, 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 नहीं। और भेड़िया मानव उसकी ओर बढ़ चला। खौफनाक कदमों की आहटें धीरे धीरे असहाय मदन के पास जाकर रुक गईं। नुकीले पंजे मदन की गर्दन में गड़ने लगे। धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगी। मौत के कदमों की आहट पास आती जा रही थी कि तभी एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट ने उसका ध्यान भंग कर दिया। मुझे लगता है कोई आ रहा है। उधर भेड़िया मानव कहता है, खैर आने दो, मैं उससे भी निपट लूंगा। वह अपने बेहोश शिकार को छोड़कर पलटा और तभी तेज रोशनी में उसका पूरा शरीर नहा गया। परंतु भेड़िया मानव नहीं जानता था कि इस वक्त शहर में एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर निकलता है और वह है सुपर कमांडो ध्रुव। मोटरसाइकिल की आवाज धड़ 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 धड़। ध्रुव ने पल भर में उस आदमी को देखकर मानव जैसा भेड़िया, ये भेड़िया जैसा मानव, एक निर्णय ले लिया और मोटरसाइकिल की स्पीड 80 पर पहुंच गई। इतनी तेज गति कि मोटरसाइकिल से टकराने का परिणाम हमेशा ही घातक सिद्ध होता है। और टकरा दी उसने अपनी मोटरसाइकिल उस भेड़िया जैसे इंसान पर। आई और ध्रुव ने लगा दी एक साइड में छलांग। हवा में उड़ता हुआ भेड़िया मानव का शरीर पीछे दीवार से जा भिड़ा, परंतु उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आश्चर्यजनक। ध्रुव समझ गया कि उसका सामना किसी असामान्य प्राणी से है। गर्र कहते हुए भेड़िया मानव तेजी से उसकी ओर लपका, लेकिन भेड़िया मानव ध्रुव की आशा से अधिक फुर्तीला निकला। ध्रुव ने जब एक किक दी तो उस पर कोई असर नहीं था। ध्रुव, मैं ताकत में इससे नहीं जीत सकता। अगले ही पल ध्रुव का बदन रबड़ के गुड्डे तरह मुड़ा और गर्र, इसलिए अकल से काम लेना पड़ेगा। और भेड़िया मानव के शरीर को नीचे लेटकर अपने पैरों पर ले लिया और हवा में तेजी से ऊपर उठाकर उछाल दिया उसने। ऊपर हाई वोल्टेज के बिजली के नंगी तारों से उसका शरीर टकराया और लगा करंट जमीन पर आके गिरा। अब उसकी खून पीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। वह उठा और आश्चर्यजनक गति से एक तरफ भागा। इसका पीछा तो मैं मोटरसाइकिल से ही कर पाऊंगा, बोला ध्रुव। ध्रुव की मोटरसाइकिल तेजी से अपने शिकार के पीछे भागी, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बरकरार रही, यानी कि काफी तेज दौड़ रहा था। आश्चर्य, यह चीज आखिर है क्या? इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। उधर यह तो समुद्र की तरफ जा रहा है और वो बोलता है, भेड़िया मानव, मेरा समय खत्म हो रहा है।
उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना निर्दोष नागरिकों की जान खतरे में पड़ सकती है। ख्यालों में डूबे ध्रुव की गाड़ी तेजी से मोड़ पर मुड़ी और तभी उस पर उसकी गर्दन पर पड़ा एक हाथ। ताड़! चोट करारी थी। ध्रुव तुरंत बेहोश हो गया। आवाज सुनकर आगे भाग रहा भेड़िया मानव पलटा। आप! और उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई, क्योंकि उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। हाँ, मैं कमीने, इसने हमारा कानून तोड़ा है जैगुआर, तुम इसकी गर्दन तोड़ दो। एक शिकंजा भेड़िया मानव की गर्दन पर कसा, एक झटका सा लगा, कड़ाक, और वह हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। एक आकृति ने झुककर लाश के बाएं हाथ से एक पट्टा खोला और भेड़िया मानव धीरे धीरे सिर्फ मानव रह गया। वे दोनों भयावह आकृतियां समुद्र की तरफ बढ़ चले और साथ में उस लाश को भी ले गए। अगली सभा। फिर डैडी, फिर मैं बेहोश हो गया। ध्रुव अपने पिताजी के पास बैठा था। भेड़िए जैसा प्राणी, मोटरसाइकिल की टक्कर झेल सकने वाला, दौड़ने की आश्चर्यजनक गति, हाई वोल्टेज बिजली का भी असर नहीं। पर मुझको तुम्हारा पूरा यकीन है। मैं तुमको सही व्यक्ति से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ध्रुव का ख्याल सही था। गवाह था लक्षद्वीप का छोटा सा द्वीप, जहां पर एक मीटिंग चल रही थी। नरसिंह की जय, नरसिंह की जय। सेवकों, जानू खां की गलती का मुआवजा उसे मिल चुका है। अभी वह वक्त नहीं आया है कि दुनिया को हमारे अस्तित्व का पता चले। अभी हमको ताकत इकट्ठी करनी है, हथियार इकट्ठे करने हैं, ताकि हम इस द्वीप से पहले इस देश पर, महाद्वीप पर और फिर दुनिया पर राज कर सकें। और इस नेक काम में जो भी हमारी राह में आएगा उसे चकनाचूर कर दिया जाएगा। लेकिन ध्रुव ने अपना अभियान आरंभ कर दिया था। यहीं पर मेरी मोटरसाइकिल गिरी थी और ये रहे पंजों के निशान। यानी मैंने कोई सपना नहीं देखा था। अभी भी ध्रुव को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो आदमी का एक सच्चाई था। लेकिन यह क्या, शेर के पंजों के निशान और भेड़िए के निशान गायब। दो जोड़े निशान और भी हैं। तो क्या भेड़िया शेर बन गया? ओह, मैं भी कैसे पागलों जैसी बात सोच रहा हूँ। परंतु कुछ भी हो, एक बात तो साफ है कि ये दोनों जोड़े निशान समुद्र की तरफ जा रहे हैं। ध्रुव तट पर पहुंचा और सबसे पहले जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी वह थी समुद्र के खारे पानी में डूबती उतरती एक लाश। क्या ये क्या है? ध्रुव तुरंत लाश को बाहर खींच लाया। क्या है ये? परंतु एक और आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। अरे, इसके गर्दन पर तो वही पोशाक है जो कल भेड़िया मानव के शरीर पर थी। यानी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने लाश को पलटा और उसकी शंका और भी बढ़ गई। इसकी पीठ पर जलने के 3 निशान हैं, जैसे बिजली के तारों से जला हो। परेशान ध्रुव ने पास के बूथ से पुलिस को फोन किया और घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसकी कमांडो फोर्स की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था। कड़ी मानसिक और शारीरिक परीक्षा के बाद उधर ईंटों को तोड़ दबा करीम तड़ाक, और उधर रेणु शूटिंग करती हुई और फिर अपने साथी को पटकती हुई बॉक्सिंग का अभ्यास और फिर पजल्स को सॉल्व करने का अभ्यास करते हुए अब परीक्षा देते हुए तीनों कैडेट अपनी अपनी परीक्षाओं में खड़े। कमांडो पीटर, रेणु और करीम, तुम तीनों ही अपनी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। मेरी तरफ से बधाई। तुम तीनों को 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। आज से ठीक 1 महीने बाद तुम लोग यहीं आकर मुझे रिपोर्ट करोगे। डिसमिस। धन्यवाद कैप्टन। शाम घिरने लगी थी। ध्रुव ने एक पल भी नहीं गवाया। वह अपने दिमाग में घुमड़ते प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए चल पड़ा था। अपनी बाइक पर सीधा उसी स्थान पर पहुंचा जहां से उसने सुबह वह रहस्यमय लाश बरामद की थी, यानी कि समुद्र किनारे। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। इस तरह के आश्चर्यजनक प्राणी शहर में पहले कभी नहीं देखे गए। वे अवश्य ही समुद्र की तरफ से आए होंगे। इस तट में से सबसे पास का द्वीप भी 500 किलोमीटर दूर है। वे नाव से नहीं आ सकते।
बड़े जहाज से आने का खतरा वे नहीं उठा सकते। अब सिर्फ एक चीज ही बचती है, मोटर बोट। वे जानवरनुमा प्राणी अवश्य ही किसी मोटर बोट से आए होंगे, शक्तिशाली और बड़ी मोटर बोट। यह विचार कर रहा था ध्रुव, तभी ध्रुव का ध्यान किनारे की तरफ आती एक नाव ने भंग कर दिया। ये कौन आ रहे हैं? शायद कुछ मछुआरे मछली पकड़कर लौट रहे हैं। ध्रुव का ख्याल सही था। वाह, शायद इनसे मेरे सवालों का जवाब मिल जाए। वे तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। उसको ज्यादा पूछताछ नहीं करनी पड़ी। हाँ साहब, हाँ, कल रात लगभग 2 बजे एक मोटर बोट को हमने दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते देखा था, पर साहब कोई जानवर सा आदमी हमने कभी नहीं देखा। ध्रुव इतने से ही पूर्ण संतुष्ट था। चलो भाई, मेरा एक ख्याल तो सही साबित हुआ, यानी हत्या के वक्त के आसपास ही यहाँ से एक मोटर बोट समुद्र में गई है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। और फिर पहुंच जाता है ध्रुव, गवर्नर साहब के पास बैठा होता है। इस तट से दक्षिण पश्चिमी दिशा में सिर्फ लक्षद्वीप समूह ही एक ऐसी जगह है जहां तक मोटर बोट से जाना संभव है, और इनमें सिर्फ एक ही द्वीप ऐसा है जिस पर घने जंगल हैं और आबादी ना के बराबर है। यह द्वीप नागू उन प्राणियों के छिपने का सबसे उपयुक्त और संभावित स्थान हो सकता है। तुम तो जानते ही हो कि यह सारे द्वीप हमारे देश का ही एक अभाज्य अंग हैं, और अगर तुम्हारा शक सही है तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। गवर्नर्स ऑफिस। हाँ श्रीमान, उस खतरनाक प्राणी की गर्दन तोड़कर मार डालने वाले भी उसी प्रकार के प्राणी होने चाहिए, यानी हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक संगठन से है। देखो ध्रुव, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारी बातों का पूरा यकीन है, लेकिन अधिकतर लोगों को यह बेपर की बात लग सकती है। इसलिए रक्षा मंत्रालय को यह मामला देने से पहले हमको कुछ ठोस सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, और इसके लिए मेरे पास तुमसे बेहतर आदमी और कोई नहीं है। धन्यवाद श्रीमान, यह केस मैं अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूं। और ध्रुव जब कमरे से बाहर निकला तो उसका चेहरा दृढ़ निश्चय से दमक रहा था, यह जानते हुए कि इस केस की छानबीन की कीमत उसकी मौत भी हो सकती है। और फिर अगले दिन लक्षद्वीप में हेलीकॉप्टर इस घने जंगल पर उड़ाना ईंधन की बर्बादी है ध्रुव। नागू द्वीप के जंगलों में इंसान तो क्या, जानवर भी रहने से घबराते हैं। तो फिर हमारी मंजिल शर्तिया यहीं पर होगी मिस्टर भंडारी। ध्रुव गलत नहीं था, उसकी मंजिल यहीं पर थी। नरसिंह स्वामी, जंगल पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। क्या? वह जरूर हमारी टोह लेने आया होगा। यह सब जानू खां की गलती का नतीजा है। खैर तुम जाओ, मैं देख लूंगा। और शाम को जब ध्रुव जंगलों का हवाई सर्वेक्षण करके लौटा तो एक नई मुसीबत को इंतजार करते पाया। आपको एसपी साहब ने तुरंत हेडक्वार्टर में बुलाया है, पुलिस हेडक्वार्टर में। यह केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। मुझे जब तक केंद्र सरकार का सीधा आदेश नहीं मिलता, मैं किसी छानबीन की अनुमति नहीं दूंगा, समझे? हमारा विभाग वैसे भी काफी ज्यादा व्यस्त है। परिकथाओं की छानबीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नाउ गेट आउट। निराश ध्रुव बाहर निकल गया। यानी अब मुझको एसपी साहब को संतुष्ट करने के लिए ठोस सबूत जुटाने पड़ेंगे, और यह काम मुझको अकेले ही करना है, एकदम अकेले। अरे ध्रुव, यहाँ पर टैक्सी उस मोटरसाइकिल का पीछा करो। लगभग 15 मिनट बाद तो यहाँ पर रुका है ध्रुव। ध्रुव सपने में भी नहीं सोच सकता था कि लक्षद्वीप में भी कोई उसे पहचानता है। अगला पूरा दिन ध्रुव ने घने जंगलों के नक्शों के गहन अध्ययन में बिताया, और फिर शाम को जब वह उठा तो पूरे जंगल का नक्शा उसके दिमाग में छप चुका था, और वह फिर से जंगलों की तरफ बढ़ चला। टैक्सी उस मोटरसाइकिल के पीछे चलो, आइए जल्दी बैठिए। आधे घंटे बाद ध्रुव घने और बिगड़ जंगलों की छोर पर था। पूरा जंगल एक भयावह खामोशी धारण किए हुए था। एक पत्ता तक नहीं खड़क रहा था, लेकिन ध्रुव ऐसे ही भयानक खतरों के बीच में पल कर बड़ा हुआ था, और खतरों से भिड़ना उसका शौक था। हेलीकॉप्टर से मैंने
इसी दिशा में लगभग 2 किलोमीटर अंदर एक जानवरनुमा इंसान देखा था। अगर मैं भंडारी को इस वक्त यह बनता था तो वह मेरी बात को फिर हंसी में उड़ा देता। ध्रुव अपने ही ख्यालों में उलझा था और उसका पीछा जारी था। तभी जमीन पर गिरे सूखे पत्ते खड़खड़ा रहे हैं। कोई झुंड इधर ही आ रहा है। बेहतर होगा अगर मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज क्रमशः पास आती गई। किसी जानवर के चलने से इतने पत्ते नहीं खड़ सकते और ध्रुव ने अपने पीछे नजर न रखने की घातक गलती कर दी। उसका एक गर्दन एक विशाल कुंडली में फंस गया था। ध्रुव ने जब नजर उठाई, हिस हिस और उसे खतरनाक अजगर ने पकड़ लिया था, लेकिन उसने होश नहीं खोया। अगर इसका जहर मेरे वदन में प्रवेश कर गया तो संसार की कोई भी दवा मुझको नहीं बचा सकती। तीव्र विष से भरे नुकीले दांत ध्रुव की तरफ बढ़े, लेकिन ध्रुव का दिमाग आजाद था। सांप की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी पूंछ होती है और ध्रुव के भारी जूते हवा में उठे और सर्प मानव की पूंछ पर आके गिरे। सर्प मानव चीख कर पलटा। ध्रुव मानव के सीने पर दबाव डालती उसकी कुंडलियां खुल गईं। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए ध्रुव ने पास की डाल से एक सख्त और नुकीली टहनी तोड़ ली। उसका हाथ बिजली सी तेजी से बढ़ा और टहनी सर्प मानव के तालू में बैठ गई। सर्प मानव ने तेजी से मुंह बंद करना चाहा, लेकिन नुकीली टहनी पैने तीर की तरह उसके तालू को छेदती हुई मस्तिष्क में घुस गई। आ 1 मिनट तड़पने के बाद सर्प मानव का शरीर शांत हो गया। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति भी चकित रह गई। वाह, इतने खतरनाक प्राणी को इतनी आसानी से खत्म कर सकने वाला व्यक्ति सिर्फ ध्रुव ही हो सकता है। इन प्राणियों की ऊपरी खाल तो जरूर सख्त है, परंतु अंदरूनी भाग हमारी तरह ही कोमल और मुलायम है। पर इसके चक्कर में तो मैं इस झुंड को भूल ही गया था जिससे बचने के लिए इस पेड़ पर चढ़ा था। ध्रुव मनी मन बुदबुदा रहा था। तभी वह विशाल का पेड़ जिस पर वो चढ़ा हुआ था हिल गया, बुरी तरह से हिल गया। तो यह है वह झुंड जिसके चलने से इतने पत्ते चरमरा रहे थे। नीचे देखता है एक गैंडा मानव जोर जोर से टक्करे मारा था सींगों की पेड़ की जड़ में। कड़ इस बार ध्रुव के सामने वास्तव में उसकी मौत का फरमान था। इससे पहले कि ध्रुव कूद कर किसी दूसरे पेड़ पर जा सकता, एक और टक्कर लगी, धम, और वह विशाल का पेड़ जड़ से उखड़कर नीचे की ओर गिरने लगा। चर्र चर्र। बचने का एक ही रास्ता पाते हुए ध्रुव ने पेड़ के गिरने की विपरीत दिशा में कूदने की निश्चय किया, जिधर यह गैंडा खड़ा था। और गिरते गिरते गैंडे ने एक भरपूर वार कर दिया था। स्वामी जानते थे कि तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आओगे, इसलिए उन्होंने हम सबको सतर्क कर दिया था। भारी भरकम पैर ध्रुव को कुचलने के लिए आगे बढ़ा, परंतु ध्रुव की विद्युत गति ने उसे बचा लिया। धम, और छलांग लगा के ध्रुव बच निकला। इस तरह से ज्यादा देर इसका सामना नहीं किया असता। धम, जो मैं नहीं करना चाहता था। अगले पल ध्रुव के हाथ में चमकी एक पिस्तौल। अब मुझे वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। और उसने पिस्तौल निकालकर पलक झपकते ही 2 गोले दाग दी। धा धा, लेकिन वे बेअसर रहीं। अरे मूर्ख, इन मामूली खिलौनों से साधारण गैंडों पर भी असर नहीं होगा। फिर मैं तो गैंडा मानव हूं। लगता है ध्रुव को मेरी मदद की जरूरत है। ध्रुव का पीछा कर रही आकृति समझ गई कि मदद का वक्त आ पहुंचा है, लेकिन इससे पहले कि वह आकृति नीचे उतरती, क्या ध्रुव भागने लगा। ध्रुव तेजी से एक तरफ भागना शुरू कर देता है। मुझसे बचकर भागता है? असंभव, असंभव है ये बच्चे। और गैंडा मानव भी तेजी से ध्रुव के पीछे भाग लगा दिया। ठीक वैसे ही जैसा मैंने सोचा था, यह बिना सोचे समझे मेरे पीछे आ रहा है। अगर इसको इस जंगल का नक्शा
अगर मुझको इस जंगल का सही रूप से याद है नक्शा, तो इसके आगे दलदल शुरू हो जाता है। तो ध्रुव दलदल की ओर भाग रहा था। ध्रुव रुका और पलटा। उधर रुक गया। हा 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 हा। तो तुम शांति से मरना चाहते हो? डरो मत, 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। और यह कहते हुए वह ध्रुव को पकड़ने लपका, लेकिन ध्रुव तेजी से एक तरफ हट चुका था। और यह क्या है? ये तो दलदल है। हाँ, आ, 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 अपनी सारी अमानवीय ताकतों के बावजूद तड़पते गैंडा दानव का शरीर धीरे धीरे दलदल में गायब होने लगा और सिर्फ गूंज रही थी उसकी चिल्लाहटें। आ, आ, मैं तो डूब रहा हूं। और शीघ्र ही दलदली जमीन ने गैंड मानव को पूरा ली लिया। ध्रुव फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। वाह वाह, मेरी रिवॉल्वर की गोली गैंडे के शरीर में घुसने को बेताब थी और ये सोच रही थी वह छाया जो ध्रुव का पीछा लगातार कर रही थी। उधर पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इधर ध्रुव की मंजिल अब सामने थी। इस घने जंगल में यह आधुनिक इमारत और उसके पहरे पर गश्त लगाते ये मानव पहरेदार। अगर इस जंगल में कहीं इन प्राणियों का अड्डा है तो यही होगा। और इन मानव पहरेदारों से सिद्ध होता है कि ये प्राणी वास्तव में मनुष्य ही हैं और ये किसी यंत्र के सहारे ऐसे बने हुए हैं। मैं इस तरह के 3 प्राणियों से मिल चुका हूं। अब सवाल यह है कि वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो इन तीनों ही प्राणियों के पास थी। सोचो ध्रुव, सोचो। और ध्रुव सोचने लगता है, परंतु तभी एक गुर्राहट से उसकी विचारधारा टूट जाती है। मिल गया। एक भेड़िया मानव उसकी ओर भागा। ध्रुव समझ नहीं पाया। धड़ाक। ध्रुव थक गया है, वह शायद इससे न जीत सके, छाया सोच रही होती है। और भेड़िया मानव का एक और बार धाड़। ध्रुव वास्तव में थोड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसमें अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरनाक पंजे को रोकने तक की ताकत नहीं बची थी कि तभी 1 मिनट, यह कलाई पर बंधा पट्टा, यह क्या है? उसने भेड़िए के हाथ में बंधा हुआ पट्टा उसकी ओर देखा। हाँ, यही तो वह चीज है जो उन तीनों के पास थी। तभी इतने में एक दिया उसने वार उस भेड़िया के। ताड़। इस ख्याल ने ध्रुव में नई शक्ति का संचार कर दिया। बाएं हाथ की कलाई पर बंधा यह पट्टा, यह शक्ति थी ध्रुव की, सत्य की, न्याय की। भड़ाक। और फिर दिया एक घूसा भेड़िए के धड़ाम और उसके मुंह को टकरा दिया पेड़ से। धम। भेड़िया मानव में इस शक्ति को सह पाने की शक्ति नहीं थी। ध्रुव ने उसके बेहोश होने के बाद पट्टा खोल लिया। धीरे धीरे उसकी आश्चर्यचकित आंखों के सामने भेड़िया मानव सिर्फ मानव ही रह गया था। ओह, तो मेरा ख्याल सही था। उधर वह परछाई भी देख रही थी। वाह, तो यह है इन जानवरों का रहस्य। अब देखना यह है कि यह पट्टा मुझ पर असर करता है या नहीं। ध्रुव ने पट्टे का लॉक दबा दिया। पहनने के बाद कुछ नहीं हुआ। यानी इस पट्टे के अलावा कोई और चीज भी है जो इनको ऐसा प्राणी बनाती है। अब सवाल अंदर घुसने का है और जवाब है गश्त लगाकर इधर आ रहा यह पहरेदार। एक घूसा दिया मुंह बंद करके उस पहरेदार के मुंह पे तड़। चीख भी ना पाया था वो। और 2 मिनट बाद जब ध्रुव इमारत की ओर बढ़ा तो उसको पहचानना नामुमकिन था। ओह, ये भेड़िया इधर ही आ रहा है। वो भेड़िया मानव पहरेदार बने हुए ध्रुव से पूछता है, मिला कहीं? ध्रुव ने जवाब दिया, नहीं। और ध्रुव बेधड़क अंदर घुसता चला गया। वो छाया जो पीछा कर रही थी, ओह, ध्रुव तो अंदर गया और ये शैतान पहरे पर खड़ा हो गया। इसके हटने का इंतजार करना तो बेकार है। यह गश्त लगाता पहरेदार जैसे ही मोड़ पर मुड़ेगा मेरी रिवॉल्वर निशाना ले लेगी। इनकी खाल इतनी मोटी है कि गोलियां शायद ही असर करें, लेकिन
आदमी या जानवर, सबके शरीर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां गोलियां बेअसर नहीं जाती, और वह जगह है आंखें। धाएं। साइलेंस से लगे रिवॉल्वर से एक हल्की सी आवाज हुई और भेड़िया मानव की आंख में वो गोली समा गई। वह आकृति तेजी से निशानेबाज का निशाना हमेशा की तरह अचूक था। वह आकृति तेजी से आगे लपकी। इससे पहले कि पहरेदार वापस आए, मैं इसको ठिकाना लगाता हूं, और झाड़ियों के नीचे उस मरे हुए भेड़िया मानव को छुपा दिया। फिर इमारत के अंदर खुली वो छाया भी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही खेल दिखा रही थी। अरे पीटर, अभी अभी यहीं आ तो आकर खड़ा हुआ था, कहाँ चला गया? एक पहरेदार। और जमीन पर खून के ये धब्बे धब्बे, घसीटे जाने के निशान, ये निशान झाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। वो पहरेदार जाके देखता है भेड़िया मानव पीटर की लाश। हाँ, अवाक रह गया वो। अंदर अंदर यहाँ पे ध्रुव अंदर आ चुका है। यहाँ तो अत्याधुनिक शस्त्रों का भारी स्टॉक है। इतने हथियार तो एक सेना के लिए भी ज्यादा है। TNT और बड़ी सारी असॉल्ट राइफल्स वहां पे रखी थी, ग्रेनेड्स रखे थे। इन प्राणियों का इरादा क्या है? सोचने लगा। दूसरी तरफ आंखों में गोली। सर्प मानव, नूरा और गैंडा मानव रासुका भी वापस नहीं आए हैं। इन सब का सिर्फ एक मतलब है कि ध्रुव यहाँ आ चुका है। वहां पे एक शेर मानव बैठा था। ध्रुव जो बोल रहा था, ध्रुव इस नई आफत से बेखबर था। शीत कक्ष में रखी बोतलों और जारों की लाइन, और ये लेबल। यहाँ पे बड़े सारे जार रखे हुए थे जहाँ पर उन्हें फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में ठंडा करा जा रहा था। उन पर लिखा था चीता जीन्स, गिद्ध जीन्स, गेंडा जीन्स, सर्प जीन्स, भेड़िया जीन्स, बिल्ली जीन्स। हर हिंसक जीव के नाम की एक शीशी या जार है, सिर्फ सिंह के नाम का जार नहीं है। हाँ, सिंह के जार नाम का जार नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही नरसिंह है और एक ही रहेगा। चौंक गया ध्रुव। तुम आप बोल नादान, तो इस वक्त तो दुनिया के होने वाले शहंशाह के सामने खड़ा है। सीखने में वक्त लगता है सेवक, वक्त लगता है। पहले इसको इसके असली रूप में लाओ। हालांकि तुम्हारी कलाई का पट्टा बता रहा है कि तुम पर इसने असर नहीं किया। हालांकि तुम इसका रहस्य जान चुके हो। तुमको मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शीघ्र ही तुम भी हम में से एक बनने जा रहे हो। इन बोतलों में वे सूक्ष्म जीवाणु कैद हैं जिनको वैज्ञानिक जीन्स कहते हैं। इन जीन्स के एक बार मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद जब ये पट्टा पहना जाता है तो इस पट्टे में लगे यंत्र उन जीवाणुओं को सक्रिय कर देते हैं, और फिर जब यह पट्टा चालू रहता है तो मानव पशु मानव बन जाता है और बना रहता है। अब तुम बताओ, तुमने भेड़िया मानव पीटर की आंख में गोली क्यों मारी? गोली? मैंने उसे कोई गोली नहीं मारी। खैर, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। आज से तुम मेरे मुख्य सहायक बनकर रहोगे। जखीरा, इसको बाघ की जीन्स पिलाओ। और एक बार जीन्स इसके शरीर के में प्रविष्ट हो गए तो फिर ये हमेशा के लिए हमारा गुलाम बन जाएगा। और जकड़ लिया था जखीरा ने, और एक और जखीरे ने ध्रुव को दोनों साइड से, और एक जकीरा ने तो ध्रुव के बाल ही हाथ में पकड़ लिए थे, और उसके हाथ में, दूसरे हाथ में थी वो जीन्स की बोतल। आदमखोर की भीड़ से घिरा असहाय ध्रुव। लेकिन फिर क्या हुआ? वह ध्रुव के पीछे
परछाई की तरह आकृति कौन थी, जानने के लिए पढ़िए खून जमा देने वाला दूसरा और अंतिम भाग, स्वर्ग की तबाही। समाप्त। साथियों, धन्यवाद।